नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसे सेशन पर चर्चा करने के लिए जिसकी वजह से भारत में राजनीति काफी गरमाई हुई है और भारत का एक मुद्दा जो कि कई सालों से भारत के साथ है वो फिर से सरजमी पर आ चुका है। मुद्दा क्या है? अक्साई चिन्ह का मुद्दा। असल में ये चीन लिखा हुआ है, ये गलत है, ये चिन्ह है, अक्साई चिन्ह। और इसके बारे में जानकारी क्या है? चीन से रिलेटेड जानकारी है। क्या कि हमारे ही हिस्से में टनल्स बना रहा है और यह जानकारी हमें सैटेलाइट के खुलासे से निकल कर आती है और जिससे अचानक चिंता बढ़ जाती है। क्या है यह पूरा मामला, इसके बारे में जरूर बताएंगे। लेकिन याद करिए, आज से ही 2 दिन पहले हमने एक सेशन किया था जिसमें दिल्ली में लॉकडाउन के बारे में बताते हुए कहा था कि G20 की बैठक होने वाली है और उस बैठक वाले सेशन में हमने आपको बताया था कि चीन के द्वारा हाल ही में एक नया मैप जारी किया गया है। नए मैप में भारत का जो लद्दाख और चीन वाला अक्साई चीन वाला हिस्सा और अरुणाचल प्रदेश वाला जो हिस्सा है उस पर चीन के द्वारा क्लेम किया गया है। उम्मीद है आपको याद हो, और उस समय पर हमने कांग्रेस अध्यक्ष की प्रतिक्रिया भी बताई थी। फिलहाल कांग्रेस की तरफ से एक और प्रतिक्रिया आई है। प्रधानमंत्री मोदी की और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात हुई। चीन ने बताया कि यह मुलाकात मोदी जी के आग्रह पर हुई थी। हमारी सरकार के सूत्रों ने मीडिया को बताया कि उन्होंने बड़े सख्त लहजे में एलएसी पर और घुसपैठ पर बात करी। अब सवाल ये है कि क्या मोदी जी की बात का कोई असर ही नहीं? चीन ने 4 दिन के अंदर एक ऐसा मैप रिलीज किया है जिसमें उन्होंने हमारी भूभागीय अखंडता पर सवाल उठा दिया है। भूभागीय अखंडता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हमारे अरुणाचल को और अक्साई चीन को अपना पार्ट बता रहे हैं। और मुझे एक बात ये भी याद आती है कि 2019 से अरुणाचल के जो सांसद हैं भाजपा के कपिल गांव, उन्होंने संसद तक में कहा है कि वहां पर 50-60 किलोमीटर के अंदर तक चीन ने कब्जा किया है, गांव बसा लिया। सरकार तो कान पे जू नहीं रही थी, लेकिन हम एक स्वर में सरकार के साथ खड़े होकर विपक्ष के माध्यम से, आपके माध्यम से, चीन की ये धृष्टता है। अगर उनको लगता है कि वो हमारी भूभागीय अखंडता के साथ खिलवाड़ करेंगे, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन सरकार को थोड़ा सा सख्त रवैया अपनाना पड़ेगा। ये ढुलमुल रवैया, कभी महाबलीपुरम में शहनाई सुनना, कभी साबरमती पे झूले झूलना, 19 मीटिंग का लेना, 2 मीटिंग तो जाबाजों की शहादत के बाद गलवान में हो गई। वही इसका क्या परिणाम है? 19 कोर कमांडर की मीटिंग हो गई आज। इस पर कांग्रेस की तरफ से जो कांग्रेस की नेता हैं सुप्रिया, इनका कहना है कि कांग्रेस सरकार के साथ है और सरकार के इसलिए साथ है कि इस विषय पर चीन के सामने ढुलमुल रवैया ना अपनाया जाए। ढुलमुल रवैया का मतलब यह है कि चीन के साथ बात बड़ी सख्ती से की जाए, क्योंकि कांग्रेस चाहती है कि इस विषय के ऊपर सरकार के साथ हम एकजुट होकर के चीन को यह बताएं कि हम अपनी जगह बहुत मजबूती से खड़े हैं। ऐसा सरकार क्या कर रही है कि गलवान इंसिडेंट के बाद में 19 बार बातचीत हो गई और उसके बाद में कुछ भी निकलकर नहीं आया। जहां तक बात हो ब्रिक्स समिट की, प्रधानमंत्री के द्वारा जानकारी दी गई कि हमने चीन के साथ बातचीत की है। उस विषय को लेकर भी चीन का तर्क था कि प्रधानमंत्री के इनिशिएटिव पर बातचीत हुई है। वहीं सरकारी सूत्रों का कहना था कि नहीं, भारत ने नहीं अपितु चीन ने बात को इनिशिएट किया है। कुल मिलाकर के बात यह है कि चीन के द्वारा लद्दाख के उस क्षेत्र जिसको हम अक्साई चीन के नाम से और साथ में अरुणाचल प्रदेश के हिस्से को लेकर जो बातचीत हो रही है, इस पर विपक्ष सरकार के साथ सवाल जवाब करते हुए विपक्ष के साथ एक देश की राजनीतिक पार्टी के रूप में चीन के ऊपर भी सख्त मैसेज सर्व कर रहा है। अब इस विषय के बाद से देश में एक चर्चा बनना शुरू हो गई, जिसके ऊपर राहुल गांधी जी का भी बयान आया। उन्होंने ये कहा कि भाई ये जितनी भी चीजें हो रही हैं, पीएम को ऐसी स्थिति में चाइना के विषय पर कुछ कहना चाहिए। चाइना के विषय पर कहना चाहिए। ये इस बात को इसलिए बोले क्योंकि राहुल जी हाल ही में लद्दाख की यात्रा से लौटे हैं और उन्होंने कहा कि पूरा लद्दाख अच्छे से जानता है कि यहां पर चीन का किस प्रकार से आक्रमण या अतिक्रमण रहा है। ऐसी स्थिति में चीन का जो प्रभाव है उस विषय पर प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं? इस विषय को कांग्रेस के द्वारा अलग अलग तरीके से प्रधानमंत्री के समक्ष उठाया जा रहा है। उठाए जाने का कोई लॉजिक या कोई मतलब इंसिडेंट खास है क्या? बिल्कुल, क्योंकि G20 बैठक के अंदर 9 से 10 सितंबर के बीच शी जिनपिंग के भारत आने की पूरी उम्मीद लगाई जा रही है। कहा जा रहा है कि G20 के जो वर्ल्ड लीडर्स यहां आएंगे उस बीच में शी जिनपिंग भी आएंगे और शी जिनपिंग जब यहां पर होंगे तो भारत उनके सामने कैसे इस मुद्दे को रखेगा। अल्टीमेटली जो आज का टाइटल है कि अक्साई चीन में चीन के द्वारा टनल्स बना ली गई हैं, क्या वाकई में ऐसा कुछ हुआ है? और दूसरी बड़ी बात, क्या अक्साई चीन में अचानक कुछ हुआ है या देश की आजादी के बाद से ही
जो 1962 का वॉर हुआ था, जिस समय नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री थे, हमारा पंचशील एग्रीमेंट जो हमने चीन के साथ हिंदी चीनी भाई भाई करके 1954 में किया था, उसके बाद चीन का जो हमारे क्षेत्र पर अतिक्रमण हुआ, क्या उसके बाद से कभी वो क्षेत्र भारत को वास्तव में मिला भी है, या उस क्षेत्र पर चीन का आज तक वैसे ही कब्जा बरकरार है? ये सारे विषय आज के सेशन में डिस्कस किए जाएंगे। आप सबसे गुजारिश है कि इस सेशन को अपने सभी साथियों के साथ साझा कर दें, लेकिन उससे पहले एक जरूरी काम की बात भी जान लें। और जरूरी काम की बात यह है साथियों कि आप लोगों के लिए हमारे द्वारा एक बेहतरीन, हमारे साथ में कोडिंग इन्वेडर नाम की एक कंपनी है जिसने आपके लिए यह सूचना भिजवाई है कि आपको हाई पेइंग जॉब अगर करनी है तो जेडनेट की एक रिपोर्ट है जिसके अनुसार मार्केट में इस समय डेटा साइंटिस्ट और डेटा एनालिस्ट की जॉब की काफी डिमांड है। साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट, इंजीनियर्स, इन सब के साथ साथ लेकिन डेटा साइंटिस्ट की अपने आप में काफी मार्केट में जॉब अवेलेबल है, क्योंकि डेटा एनालिस्ट एप्पल हो, अमेजन हो, फ्लिपकार्ट हो या ई कॉमर्स के साथ साथ हेल्थ केयर कंपनी हो, सभी के अंदर डेटा एनालिस्ट शब्द की नहीं अपितु व्यक्ति की जरूरत पड़ती है। ऐसी स्थिति में कोडिंग इन्वेडर, जिसका यह आप संदेश सुन रहे हैं, इनका कहना है कि naukri.com पर भी अगर खोजा जाए तो लगभग 1,22,000 से ज्यादा डेटा एनालिस्ट की जॉब मार्केट में उपलब्ध है 2023 में। ऐसी स्थिति में कोडिंग इन्वेडर आपको जॉब में असिस्टेंस देने के लिए उपलब्ध है। कैसा असिस्टेंस, या आपको डेटा एनालिस्ट कैसे बना जाता है, इसका पूरा प्रक्रिया समझाएंगे। साथ में आपको ये ट्रेनिंग भी देंगे एज एन कोर्स, और साथ में ये भी बताते हैं कि इनसे पढ़कर अब तक 93% लोगों का प्लेसमेंट हो चुका है। 300 से ज्यादा हायरिंग पार्टनर्स इनके साथ यानी जॉब देने वाली कंपनियां जुड़ी हुई हैं, और अपने आप को ये लोग 100% सेफ और सिक्योर बताते हैं। ऐसी स्थिति में डेटा एनालिस्ट के प्रोफेशन में यदि आप एंट्री करते हैं तो 36 लाख रुपए प्रति एनम तक का कोडिंग इन्वेडर का दावा है कि लोग पैकेज प्राप्त कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में यदि आप एक बहुत अच्छी जॉब पाना चाहते हैं, स्क्रैच से लेकर के अच्छे लेवल तक विदाउट कोडिंग जाने हुए भी, अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी नॉलेज टेक्नोलॉजी का या सॉफ्टवेयर का नहीं है, अगर आप नॉन आईटी फील्ड से हैं, तो भी आप डेटा एनालिस्ट वाले प्रोफेशन में एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि आपको पढ़ाने के लिए कोडिंग इन्वेडर के पास बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थानों से बहुत अच्छे अच्छे ट्रेनर्स इन्होंने लिए हुए हैं। यह आपको पूरी ट्रेनिंग के दौरान 30 से ज्यादा प्रोजेक्ट और बिजनेस केस स्टडी कराते हैं, 1500 से ज्यादा असाइनमेंट सॉल्व कराते हैं, और वीक में 2 सेशन आपके लाइव भी कराते हैं, ताकि आपको प्रॉपर तरीके से कोर्स के अंदर समझ विकसित की जा सके और आपके अंदर स्किल डेवलपमेंट किया जा सके। ऐसा करके आप उन छात्रों में शामिल हो जाएंगे जिन्होंने 7.5 लाख प्रति एनम से अधिक का पैकेज सिक्योर किया है, ऐसा इनका दावा है। ऐसी स्थिति में आप भी उन लोगों के साथ शुमार होंगे जो कि लगातार इस प्रकार कोडिंग इन्वेडर से पढ़कर जॉब के अंदर अपना स्थान सिक्योर कर रहे हैं। क्या करना होगा, हमने कोडिंग इन्वेडर का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। यहां पर आप हमारा कूपन कोड अंकित इंस्पायर इंडिया से निकालकर AII27 यदि यूज करते हैं तो आपको 27% ऑफ मिलता है बैच के अंदर रजिस्टर करने पर। हमने लिंक कोडिंग इन्वेडर का कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। आप अभी जाकर के अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं यदि आप डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हैं, पढ़ाई सीखना चाहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि चीन के द्वारा विवादित अक्साई चिन क्षेत्र में जो सुरंग बनाने की बात आई है, ये आई कहां से? साथियों, कहा गया है कि मैक्सार नामक एक कंपनी है जिसने अपनी सैटेलाइट तस्वीरों के माध्यम से इस जानकारी का खुलासा किया है। उसका कहना है कि देपसांग से 60 किलोमीटर दूर एक नदी घाटी के किनारे पहाड़ी पर सुरंग होने का दावा किया गया है। ये टनल्स बनाई क्यों गई हैं, तो इसके बारे में कहा गया है कि सैनिक जो चीन के सैनिक हैं और साथ में जो चीनी सैनिकों के पास वेपन्स हैं, उन्हें रखने के लिए इस प्रकार की टनल्स का निर्माण किया गया है। जियो इंटेलिजेंस एक्सपर्ट्स ने इन तस्वीरों के माध्यम से बताया कि नदी के दोनों तरफ ऐसी 11 स्ट्रक्चर्स बनी हैं जहां पर प्रॉपर तरीके से बैंकर बनाए गए हैं। एनडीटीवी ने मैक्सार की तस्वीरों के हवाले से इस जानकारी के साथ कंस्ट्रक्शन की भी बात की। अब ये कहां की चर्चा हो रही है, आइए जरा एक बार के लिए आप पूरी स्थिति को मैप पर समझने का प्रयास करते हैं। आपके सामने जम्मू कश्मीर का यह मैप है। असल में जब हम अखंड भारत का नक्शा देखते हैं तो हमें जम्मू कश्मीर के साथ साथ ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और अक्साई चिन भी हमारे ही मैप के अंदर दिखाया जाता है। लेकिन सच्चाई में ना तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर पर भारत का नियंत्रण है और ना ही अक्साई चिन पर भारत का नियंत्रण है।
ये भारत के साथ इसलिए हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। चूंकि जम्मू कश्मीर के राजा ने, जैसे अन्य राजाओं ने भारत के साथ विलय प्रस्ताव पर साइन किया था, ऐसे ही जम्मू कश्मीर का भी विलय पत्र के माध्यम से हमारे साथ साझा हुआ है। इसके बावजूद भी इन क्षेत्रों पर आज तक, इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का और इस क्षेत्र पर चीन का कब्जा बना हुआ है। ये जो चीन का कब्जा जहां आप देख रहे हैं, इस चीन के कब्जे वाले क्षेत्र को ही अक्साई चिन कहा जाता है। ये अक्साई चिन पर जो आप क्षेत्र कब्जे के रूप में देख रहे हैं, यह स्थिति 1962 से लेकर आज तक बरकरार है। 1962 में जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था, तब चीन के द्वारा इस भूभाग पर पूरी तरह अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया गया था। तब से लेकर आज तक यहां पर किसी भी प्रकार का गतिरोध अगर उत्पन्न हुआ है तो भारत के द्वारा इस अक्साई चिन वाले क्षेत्र में अपनी एंट्री करने पर हुआ है। भारतीय सेनाएं जब अक्साई चिन क्षेत्र में अपने बात को, कि भारत मानता है कि ये जो आउटर लाइन एरिया है, जिसे हम जॉनसन लाइन के नाम से जानते हैं, यहां तक हमारा क्षेत्र है, इस बात पर चीन को बड़ी आपत्ति है। 1962 में हमने म्यूचुअली ये एग्री कर लिया था कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भारत और चीन के बीच का एक नियंत्रण रेखा के रूप में रहेगा। अब ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या है, इसके साथ साथ आप ये भी जान लीजिएगा कि ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, इससे आपको इस बात की इंटेंसिटी समझ में आ जाएगी कि जो थोड़े दिनों पहले गनवान वैली इंसिडेंट हुआ था, वो भी इस अक्साई चिन के बॉर्डर एरिया पर ही हुआ था। अक्साई चिन के भीतर जाकर कुछ नहीं हुआ था। इस विषय को आप अच्छे से और समझ पाएंगे जब मैं आपको पहले कुछ तस्वीरें दिखाता हूं। उस तस्वीरों के बाद में हम इस मैप पर पुनः लौटकर आएंगे। 18 अगस्त 2023 की ये अक्साई चिन की खबरें हैं, जहां पर आपको ये पहाड़ दिखाई दे रहा है और उसके साथ में सामने बहती एक चलती हुई सड़क और साथ में कुछ स्ट्रक्चर्स इसी दिखाई दे रही हैं। यहां पर कंस्ट्रक्शन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। मैक्सार टेक्नोलॉजीज ने इस प्रकार की तस्वीरें सैटेलाइट से निकाली हैं। सैटेलाइट में 4 नए बंकर भी हाल ही में दिखाई दिए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि भारत के द्वारा फिलहाल के लिए इस एलएसी वाले क्षेत्र में जो एयरफोर्स भेजी गई है, आपको जानना चाहिए कि अगस्त महीने में लगभग 68,000 एयरफोर्स के सैनिकों को हाल ही में इस क्षेत्र में भेजा गया है। ये द हिंदू की एक खबर में प्रकाशित हुआ था। हम वो खबर भी आपको सेशन के अंत तक दिखा देंगे। ऐसी स्थिति में यह माना जा रहा है कि भारत के द्वारा जो बड़ी संख्या में इंडियन एयरफोर्स के जवान उतारे गए हैं, उस स्थिति को यहां पर काउंटर करने के लिए कि यदि इंडियन एयरफोर्स ने इस अक्साई चिन वाले क्षेत्र पर अटैक कर दिया तो फिर यहां के सैनिक और इनके जो असलाह हैं वो कहां रखे जाएंगे, इसके लिए इन टनल्स का निर्माण किया गया है। जैसा यहां पर 6 दिसंबर 2021 की संरचना में दिख रहा है कि अक्साई चिन वो क्षेत्र जिस पर चीन अपना दावा पहले से करता आया है, यहां पर कोई कार्य नहीं था, लेकिन अब यहां पर इस निर्माण को बड़े एरिया के अंदर आप देख सकते हैं। अगर हम बंकरों की बात करें तो आप मजबूत बंकरों को भी यहां पर 18 अगस्त के दिन बनी हुई इमेजेस में प्रॉपर तरीके से जूम हुई तस्वीरों में देख सकते हैं। निर्माणाधीन से लेकर के निर्माण हुई चीजों को सैन्य पोस्ट के साथ यहां पर बनता हुआ देख सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि यह चीन भी समझ चुका है कि अक्साई चिन वाले क्षेत्र को भारत छोड़ने वाला तो नहीं है। ऐसी स्थिति में भारत जिस क्षेत्र पर 1962 से चीन कब्जा करके बैठा है उसे छुड़ाएगा, यह बात मानते हुए यहां पर ये बचने के उपाय कर रहे हैं, बंकर बना रहे हैं, टनल्स बना रहे हैं, क्योंकि यह माना जाता है कि यदि पहाड़ों के भीतर, जिस तरह से अफगानिस्तान में अगर आपको मालूम हो तो जब अफगानिस्तान के अंदर अमेरिकी एयरफोर्स के द्वारा हमले किए गए थे तालिबान के खात्मे के लिए, तो यह पता चला था कि लंबे समय तक आतंकी इसलिए नहीं मरे क्योंकि उन पहाड़ियों के अंदर गहरी सुरंग बना करके पहाड़ों के भीतर जाकर के आतंकी छिपे रहते थे। इसका परिणाम यह निकला कि चाहे कितना भी बड़ा गोला गिरे वो पहाड़ तोड़ करके लोगों को नहीं मार सकता, और इसका परिणाम यह निकला कि वहां आतंकी लंबे समय तक बचे रह गए। ठीक इसी प्रकार का हथकंडा ये लोग इस समय जो पहाड़ियां यहां पर हैं उनके भीतर अपने आप के बंकर बनाने के लिए, क्योंकि भारत ने एयरफोर्स यहां भेज दी है, ऐसी स्थिति में अगर हमले होते हैं तो अपने आप को कहां सुरक्षित रखेंगे। अब ये जो तस्वीरें हैं ये अपने आप में बयान करती हैं कि प्रॉपर तरीके की टनल्स और उनके एंट्रेंसेस यहां पर बन रहे हैं ताकि पहाड़ों में जाकर के ये शरण ले सके। आप इन्हें यहां पर देख सकते हैं, प्रॉपर तरीके से गाड़ियां एंट्री करती हुई टनल्स के रास्ते आपको दिखाई दे जाती हैं। इनको समझने के बाद में एक बड़ा सवाल यह बनता है कि ये है कहां और ये क्या पहली बार हो रहा है, क्या इन क्षेत्रों के बारे में चर्चा आ रही है।
अब इसको थोड़ा सा हमें समझना होगा, और समझने के लिए आपको थोड़ा सा वो स्थिति समझनी होगी जो भारत की वास्तविक है। मैं कई बार जब कुछ बच्चे हमारे द्वारा कई तस्वीरों में इस प्रकार का मैप जब हम दर्शाते हैं जिसमें जम्मू कश्मीर और अक्साई चिन्ह वाले क्षेत्र को हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड और चाइना ऑक्यूपाइड दिखाते हैं, तो कुछ व्यूअर्स हमसे ऑफेंड हो जाते हैं। वो कहते हैं कि सर ये क्यों दिखा रहे हो, ये तो भारत का हिस्सा ही तो है। मेरा अक्सर ये स्टैंड रहा है, इस पर आप मुझे करेक्ट भी कर सकते हैं, कि अगर हम भारतीयों को यह बात नहीं पता रहेगी कि कितने बड़े क्षेत्रफल पर हमारे दुश्मन ने यहां कब्जा किया हुआ है, ऐसी स्थिति में आप भारतीय इस विषय पर अपने आप को गलत फहमी में भी पा सकते हैं कि यार सब कुछ चंगा है, सब कुछ बढ़िया चल ही तो रहा है। असल मायने में जिस क्षेत्र पर आज से नहीं 1962 से कब्जा है, यह हमें कभी बताया या दिखाया नहीं गया। हमने भारत का जब भी नक्शा देखा, हमने अखंड भारत का नक्शा देखा। अब आपके दिमाग में फिर सवाल बनेगा, सरकारें ऐसा क्यों नहीं करती कि इस क्षेत्र को ऐसा दिखाने लग जाएं? देखिए, सरकार जो नक्शे दिखाती है वो नक्शे हमारी आधिकारिक पैठ को दर्शाता है कि हमने ये क्षेत्र हमारा ही क्षेत्र है और ये हमारा विजन है। असल मायने में अगर भारत सरकार भी इन क्षेत्रों को हटा के दिखाने लग जाए तो ऐसी स्थिति में उन देशों को बड़ी सहूलियत मिल जाएगी कि अब तो इन्होंने उम्मीदें भी छोड़ दी हैं। मेरी अक्सर विद्यार्थियों से यह गुजारिश रही है कि जब भी जम्मू कश्मीर का मैप पढ़ें तो दिमाग में यह विचार करके चलें कि इस क्षेत्र के ऊपर और पाक ऑक्यूपाइड क्षेत्र पर पाकिस्तान का और इधर की तरफ चीन का कब्जा है, ये पता रहे, ताकि बहुत सारे जो लिसनर्स, व्यूअर्स और विद्यार्थी वर्ग है उन्हें यह जानकारी रहना आवश्यक है। भले ही हम अपना ऑफिशियल मैप पढ़ते आए हों, लेकिन इस स्थिति को आप थोड़ा सा और जान लें। देखिए क्या है, ये जो आपको डार्क ब्लू रोड जगह दिखाई दे रही है, असल में यह है जॉनसन लाइन। भारत के द्वारा देश की आजादी के बाद जिसे भारतीय सीमा माना गया। आज भी जब आप जम्मू कश्मीर का मैप देखते हैं और जम्मू कश्मीर के मैप में जब आपको जो संरचना दिखाई दी जाती है, वो संरचना असल में इसी बॉर्डर से होकर गुजरती है। मैं इसको आपको इस तरह से दिखाना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर में जब भी हम ये वाला क्षेत्र, आप जब भी जम्मू कश्मीर का ये वाला वृहद रूप देखते हैं तो इसमें ये जो आउटसाइड वाली लाइन आपको दिखती है, ये आउटसाइड वाली लाइन असल में जॉनसन लाइन है। इस जॉनसन लाइन को भारत अपनी सीमा मानता है, पहले तो ये समझिएगा। इसके बाद की वास्तविक स्थिति क्या है, अब इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। असल में भारत और चीन के बीच जो सबसे पहली लड़ाई हुई 1962 की जो वॉर हुई, जिसकी शुरुआत 1959 से हुई थी असल मायने में, जब भारत के सैनिकों को चीन ने बंदी बना लिया था, उसके पीछे का बड़ा रूट कारण था ये वाला रोड जो आपको दिखाई दे रहा है। क्या था इस रोड में, मैं एक बार के लिए आपको बताना चाहूंगा। ये जो आपको वेस्टर्न हाईवे दिखाई दे रहा है, असल में ऊपर की तरफ चीन का एक क्षेत्र है तिब्बत, जिसको चीन ने अतिक्रमण किया हुआ है। दक्षिण में शिनजियांग प्रोविंस है। चीन ने तिब्बत को शिनजियांग से जोड़ने के लिए यहां से एक रोड निकाला था। यह रोड भारत को लंबे समय तक नहीं पता था कि इस तरह का कोई रोड भी निकाला गया है। देश की आजादी के तुरंत बाद भारत ने जब अपना नक्शा जारी किया कि यह क्षेत्र हमारा है, अच्छा, चीनी लोग रिएक्शंस में बड़े ही सुस्त प्रकार के कहे जा सकते हैं। इनके दिमाग में किस तरह से काम चलता है, ये रिएक्शन किस तरह से देते हैं, मंदारिन भाषा समझते हैं, क्या करते हैं, इनको ही पता है। हुआ यह कि भारत ने जब अपना मैप जारी किया, जॉनसन लाइन को अपनी ऑफिशियल लाइन डिक्लेयर किया, तब चीन का देश की आजादी से लेकर 1959 तक कोई रिएक्शन ही नहीं था। इसी कारण से 1954 में नेहरू जी ने बकायदा चीन के साथ मिलकर के पंचशील सिद्धांत, जो कि बुद्धिज्म से लिए गए उनके 5 व्रतों से थे, उसमें भारत ने बकायदा चीन के साथ में ये श्योर किया था कि हम लोग इस पूरे क्षेत्र को अपना क्षेत्र मानते हैं। भारत ने अपना क्षेत्र इसे डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन चीन को अपनी सहूलियत के हिसाब से तिब्बत को शिनजियांग से जोड़ना था। वो इस रोड के हिसाब से इसे जोड़कर चले गए। कोई बात नहीं साहब। इसके बाद फिर एक स्थिति निकल कर आई, और वो क्या थी, चीन ने कहा कि हमने अपने ही क्षेत्र में सड़क बनाई है। देखिए, उस समय देश की आजादी के बाद बहुत सारे ऐसे विषय थे जिन पर भारत पहले ही संघर्ष कर रहा था, चाहे पाकिस्तान का मसला हो, चाहे देश में हुए उस समय के दंगे हो, फिर पाकिस्तान के साथ में युद्ध हो, फिर बैक टू बैक फिर चीन के साथ युद्ध हो, तो काफी सारी स्थितियां उस समय विकट चल रही थी।
ऐसी स्थिति में आज जैसे आप सैटेलाइट से ये सारी चीजें जान लेते हैं, भारत के लिए यह सब चीजें जानना अपने आप में बड़ा टफ टास्क था। टफ टास्क क्यों था, अब उसके पीछे का कारण जानिए। असल में जब आप हिमालय के बारे में जानते हैं तो इधर की तरफ समझने का प्रयास करें कि मान लीजिए ये हिमालय है, मेन हिमालय जिसे आप कहते हैं। मेन हिमालय के उत्तर की तरफ 3 पर्वत और हैं, उनको आप ट्रांस हिमालय के नाम से जानते हैं। और उन ट्रांस हिमालय के अंदर आता है जास्कर, लद्दाख और काराकोरम, यानी कि हिमालय की जो श्रेणियां हैं, हिमालय की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, अगर उनमें एक पर्वत श्रृंखला मुख्य हिमालय के नाम से जानी जाती है तो उसके पीछे जास्कर, लद्दाख और काराकोरम नाम की श्रेणियां भी हैं। ये तीनों पर्वत श्रेणियां, आप में से बहुत सारे लोग जो आज तक पर्वतों की यात्रा पर नहीं गए हैं, संभवतया उन्हें यह विचार करना भी थोड़ा टफ लगेगा, क्योंकि उनके लिए होगा कि 3-4 पहाड़ियां होंगी, बस इतनी सी बात है। लेकिन वास्तविकता में ये कई किलोमीटर्स में फैले हुए बड़े बड़े पहाड़ हैं। हमारा जो काराकोरम पर्वत श्रृंखला है, भारत के लिए बड़ा चैलेंज क्या है कि इन पहाड़ियों को पार करके कोई उस तरफ जाए। काराकोरम के और भी उत्तर में जब आप चलते हैं तब जाकर के ये वाला क्षेत्र दिखाई पड़ता है। मैं आपको इसे यहां से दिखाने का प्रयास करता हूं। अब आप इसे देखिएगा, ये CNN नाम के न्यूज़पेपर की हम कटिंग लेकर आए हैं। ये रहा काराकोरम रेंज। काराकोरम रेंज जो कि ट्रांस हिमालय के बाद में जो 3 पहाड़ियां हैं, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम, उसके बाद की स्थिति है कि आप इस क्षेत्र को देख पा रहे हैं। अर्थात काराकोरम रेंज के बाद क्या है, इस बारे में जानकारी ही लंबे समय तक हमें नहीं थी। 1959 के दौर में जब भारत को यह पता चला कि इन्होंने सड़क बना ली है, हमें ये सूचनाएं मिलने लगी यहां के लोगों के माध्यम से, तिब्बत के लोगों के माध्यम से। भारत ने जांच करने के लिए सैनिक भेजे, चीनियों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। भारत और इनके बीच में विवाद बढ़ने लगा। हम लोग 1954 में बड़े खुश थे कि हमारा पड़ोसी इतना अच्छा आया है, देश आजाद हुआ था, बिल्कुल नया जीवन जी रहे थे हम और चीन दोनों ही, क्योंकि तभी आजाद हुए थे। इवन चीन हमसे बाद आजाद हुआ था। ऐसी स्थिति में भारत ने नेहरू जी के नेतृत्व में हिंदी चीनी भाई भाई का नारा भी दिया था। कहते हैं कि नेहरू जी की मौत का बहुत बड़ा कारण यह धोखा था, जिसमें चीन ने हमें यह धोखा दिया था कि हिंदी चीनी भाई भाई कहते हुए उसने हमारी पीठ में खंजर घोंप दिया था। यानी कि जिस क्षेत्र को भारत अपना मानता था, जिसको हमने अपने अखंड मैप में दर्शाया था, उस क्षेत्र पर इनके द्वारा बनाया गया सड़क मार्ग हमारे लिए बहुत बड़ा व्यवधान का कारण बना। ये अक्साई चिन रोड कहलाई। ठीक है ना। फिर से मैं याद दिला दूं कि जिस मैप में आप जो कश्मीर को देखते हैं कुछ इस प्रकार से, उसमें ये वाला जो लाइन है ये जॉनसन लाइन है। ये रही वो जॉनसन लाइन। इसकी तो कभी तक भी चर्चा ही नहीं हुई है। शायद ही हम इस विषय पर कभी चर्चा दोबारा कर पाए हों। इसके बाद की ही सारे संकट हुए। तो अब ये जो आप देख रहे हैं शाहीदुल्ला से होकर के ये वाली सड़क बनाई गई थी चीन के द्वारा, तिब्बत को और जिंजियांग प्रोविंस को कनेक्ट करते हुए, जिंजियांग और तिब्बत को कनेक्ट करते हुए इन्होंने ये सड़क बनाई थी। अच्छा, तिब्बत इस क्षेत्र में स्थित है और शिंजियांग प्रोविंस से होकर के ही चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर चल रहा है। ठीक है ना, यहां से शिंजियांग से। तो ये वाला जो क्षेत्र है शाहीदुल्ला, इससे निकली हुई ये सड़क जब पहली बार पता चली तो सबसे पहला हमें ये बात बहुत बड़ी, अपने आप में हार्ट ब्रेकिंग तरीके से लगी। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ? अब ये जो काराकोरम की श्रृंखलाएं आपको दिखाई दे रही हैं, इन्हीं को बाद में मैकार्थी मैकडोनाल्ड लाइन के नाम से एक रेखा माना गया। मैकार्थी मैकडोनाल्ड लाइन के नाम से जो रेखा माना गया, ये वाली वो लाइन थी जिसको ये माना गया कि चलो कोई बात नहीं, काराकोरम लाइन तक मैकार्थी मैकडोनाल्ड लाइन है। इसे किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन म्यूचुअली दिमाग में ये बिठा लिया कि जॉनसन नहीं तो कम से कम ये तो बॉर्डर बन ही जाएगा। कोई बात नहीं। ये वाला जो क्षेत्र था अक्साई चिन, ये वाले क्षेत्र में इनका परिवहन बकायदा ट्रक व्रक उसी जमाने में चलने शुरू हो गए थे। ये इनका प्लेनर एरिया है। हमारी ये सारी की सारी कहानियां पहाड़ियों में चल रही हैं। ठीक है साहब। इसके बाद में आप कुछ और डॉटेड लाइन यहां पर देख सकते हैं, फिर कुछ और डॉटेड लाइन भी आप यहां पर देख सकते हैं। अब देखिए, आपको यहां पर ये जो छोटी छोटी डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है, ये वाली, पहले इस लाइन को देखने का प्रयास करें आप। ये जो आपको छोटी डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है, असल में 1956 के अंदर जब चीन के प्रीमियर हुआ करते थे चाओ इन लाई, उन्होंने 1959 में इसे
चीन की सीमा डिक्लेयर कर दिया। अब आप इसको ऐसे समझने का प्रयास करिए, मतलब समझिए, जब देश आजाद हुआ तब देश आजाद होने पर यह सीमा रेखा थी। देश की आजादी के बाद में हमारे अक्साई चिन वाले क्षेत्र में इनकी सड़क बन गई। सड़क बनने के बाद में 1959 में, हिंदी चीनी भाई भाई के बाद वाला एपिसोड है ये, उसके बाद में यहां पर ये जो डॉटेड लाइन आप देख रहे हो, ये चीन के द्वारा अपनी एक सीमा रेखा डिक्लेयर कर दी गई। ये सीमा रेखा आप देख सकते हैं, इन्होंने इतना अंदर घुस करके अपनी सड़क डिक्लेयर कर दी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में फिर 1962 का वॉर होता है। 1962 का वॉर होता है और उसमें फिर ये थोड़ा और अंदर तक घुसकर चले आते हैं। ये जो इसके बाद वाली जो ब्लैक लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये जो डार्क वाली लाइन दिखाई दे रही है, इसको देखिए आप। इसका ये वॉर हुआ भी क्यों? क्योंकि असल मायने में भारत ने इस बात का विरोध करना शुरू किया कि भाई ये वाली चीज आप लोगों ने अपने लेवल पर सेट कर ली। उसके बाद में फिर थोड़ा और आगे आए तो 1960 में चीन ने इस क्षेत्र को अपना क्षेत्र बना लिया। उसके बाद में भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ। जब युद्ध हुआ तो 1962 में जाकर के ये जो रेड आपको दिखाई दे रहा है, एकदम लाल जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है ना, ये वाला देखिए, एकदम रेड जो आपको फिलहाल दिखाई दे रहा है, इस क्षेत्र को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी LAC। ये जो एकदम रेड आपको क्षेत्र दिखाई दे रहा है, दैट इज LAC, जो आज भारत और चीन के बीच बॉर्डर कहलाता है। तो 1962 से लेकर आज तक भारत की सेनाएं यहीं पर डटी हुई हैं। आज भी हम यहीं पर हैं। आज जो आप खबर सुन रहे हो कि अक्साई चिन में कुछ हुआ है, तो वो ये वाला क्षेत्र है जहां पर चीन पहले से ही इतनी सारी सड़कें, इतना सारा कंस्ट्रक्शन, इतना सारा निर्माण अपने लेवल पर करता रहा है। और जो अपना निर्माण उसने अब तक किया है, उसी क्षेत्र में अब उसके द्वारा टनल्स भी बनाई जा रही हैं। जैसे उसने पहले सड़कें बना रखी थी, उसके बाद में टनल्स बन रही हैं। इस क्षेत्र में भारत, चूंकि इसे आज आप और मैं जब भी इस बात को जानते हैं कि यह क्षेत्र हमारा है, इसमें कोई भी कार्य होगा तो हमारा खून खौलेगा। इसका एक एपिसोड मैं आपको और दिखाता हूं। ये जो आपको यहां पर गलवान नामक जगह दिखाई दे रही है, ये LAC के इतर ही एक जगह है। असल मायने में अब थोड़ा और विवाद का कारण जान लीजिए। 1959 में इन्होंने इस क्षेत्र को माना और उसके बाद में 1962 में ये थोड़ा और नीचे तक चलकर चले आए। ये 59 और 62 के बीच का ये जो दौर था, भारत इस क्षेत्र को अपने क्षेत्र में लेना चाहता है कि एटलीस्ट जब तुमने 1959 में यहां थे और उसके बाद यहां आ गए, इसका क्या स्टैंड है ये बताओ। तो अब उसके ऊपर क्या हुआ, अब आप वो जानो। इधर देखिए, अब आप असल मायने में अब तक आपको यह समझ में आ चुका होगा कि यह जॉनसन लाइन है, ये यहां पर मैकडोनाल्ड लाइन है, ये वो वेस्टर्न हाईवे है जिसने शिनजियांग उत्तर में और नीचे तिब्बत में इनको कनेक्ट किया। इसके बाद में अब जो 1959 में चीन ने अपने लेवल पर माना था वो ये क्षेत्र था, और 62 में चीन ने जो माना वो ये क्षेत्र था। असल मायने में जो भी अब तक मामले फंसे हैं वो क्या हुए हैं, अब आप वो समझिएगा। इन दोनों क्षेत्रों में एक तरफ चाइना वाले तो 62 में जहां तक आ गए थे, चाइना तो इसे अपना बॉर्डर मानता है और इंडिया इसे अपना बॉर्डर मानता है कि भाई मेरा बॉर्डर ये है। यानी LAC को लेकर भी आज भी इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा विवाद रहता है। ये जो क्षेत्र है 1959 से 62 के बीच का जो क्षेत्र है, शुरुआती दौर में यह क्षेत्र लगभग खाली रहता था। होता यह था कि भारत का जो इंडियन टाइबेटियन जो फोर्स है ITBP, वो घूमते घूमते चेकिंग करते करते यहां तक आराम से जाया करती थी। मतलब कि इस क्षेत्र तक ये लोग चले जाते थे और चीनी लोग अपने क्षेत्र को ढूंढते ढूंढते यहां तक चल के आते थे। तो दोनों के बीच में जब भी आपने झड़पों की बातें सुनी हैं तो वह इन क्षेत्रों में झड़पें हुई हैं। भारत वाले इधर तक गए, ये वाले इधर तक आए। अब जब इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ने लगी तो इन क्षेत्रों में दोनों लोगों ने अपने अपने बंकर बनाने शुरू कर दिए। ये जो आप यहां पर चीनी नक्शा देख रहे हैं और ये भारत का जो झंडा देख रहे हैं,
असल में इस पूरे क्षेत्र में, ये जो 10 किलोमीटर के आसपास का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में ही फिलहाल दोनों एक दूसरे के सामने उलझे हुए हैं। इसी दौर में ही गलवान वैली इंसिडेंट हुआ था। ये जो दोनों के बीच में आज भी डिसएंगेजमेंट की आप बातें सुनते हैं कि 19 बार वार्ता हो गई है, अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है, वो असल में इस वाले क्षेत्र को खाली करने को लेकर बातचीत होती है। आप कई बार सुनते होंगे कि चीन के द्वारा नवनिर्माण कर लिया गया है। वो असल में नवनिर्माण इन दोनों सीमाओं के बीच में कर लिया गया है। इन दोनों सीमाओं के बीच में यहां पर भारत की सेना भी और चीन की सेना भी। अब मुद्दा जो है वो पीछे का हो ही नहीं रहा है, इस 10 किलोमीटर की कुल मिलाकर के लड़ाई झगड़े की बात चल रही है। अब आपके दिमाग में फिर प्रश्न आएगा, सर देखिए स्थिति तो बदली है। जब चीन वाले यहां तक चले आते थे, भारत वाले यहां तक चले जाते थे, तो ऐसी स्थिति में आज जो रस्साकसी यहां चल रही है, ये क्या आज की स्थिति भयानक नहीं है क्या? क्या भारत ने अपने हिसाब से कोई जगह छोड़ नहीं दी है क्या? तो देखिए, इस विषय के ऊपर दो मत हो सकते हैं। यह भी हो सकता है कि भारत आज इस हिस्से को, जो पहले चीन के द्वारा यहां तक पहुंच करके कब्जा करने का सोचा जाता था, भारत की फोर्सेज ने इस क्षेत्र में जाकर अपने बंकर लगा दिए हैं। काराकोरम को क्रॉस करके भारत के द्वारा भी सड़कें बना दी गई हैं, अपनी सेना भेज दी गई है। ऐसी स्थिति में जब यहां भारत पहुंच गया है तो चीन को इस बात से बड़ी तकलीफ हो रही है, क्योंकि इसके द्वारा जो ये प्रयास किया जाता था कि किसी के बॉर्डर में घुसते चले जाओ और उसकी तरफ से ये कोशिश कर, जैसे अपने गांवों में होता है, अगर आपके गांव में खेत हो तो आप ये जानेंगे कि पड़ोसी का प्रयास रहता है कि जब भी वो हल जोते अपने खेत में, तो आप दोनों के बीच का जो बॉर्डर है, उस बॉर्डर के ऊपर से जरूर वो हल चला करके उस छोटे से बॉर्डर को अपने अंदर मिला ले। आप परेशान होकर के कि भाई मेरे और इनके खेत के बीच में कहां पर है ये बॉर्डर, आप परेशान होकर फिर एक नया बॉर्डर बना लेते हैं। जो भी व्यक्ति थोड़ा सा अपने अंदर सहनशीलता दर्शा रहा होता है, वो अपनी जगह खो रहा होता है। भारत के साथ भी यही हुआ। चीन के द्वारा ये जो प्रक्रिया की गई, इसे सलामी स्लाइसिंग कहा जाता है। चीन के द्वारा दर्शाई गई ये जो स्थिति थी सलामी स्लाइसिंग की, जिसमें वो भारत के बड़े हिस्से को अपने कब्जे में खोद खोद कर लेता रहा था, अब भारत उस पर एग्रेसिव हो गया है। यही कारण है कि 19 बार की वार्ता के बावजूद इस क्षेत्र में कोई डिसएंगेजमेंट नहीं हुआ है। तो उम्मीद है कि आपको यह मसला समझ में आए कि यह क्षेत्र अब बॉर्न ऑफ कंटेंशन हो चुका है, झगड़े की जड़ हो चुका है। चूंकि भारत और चीन के बीच 1959 से 62 के बीच भी ऐसी ही स्थितियां बनी थी, जिसके चलते 1962 के एंड में, यानी अक्टूबर के अराउंड जाकर के युद्ध शुरू हो गया था। ऐसी स्थिति में माना जाता है कि भारत के द्वारा हाल ही में अगस्त में जितने एयरफोर्स यहां भेज दी गई है और जिस तरह की स्थितियां यहां लगातार बनी हुई हैं, इनके बीच में युद्ध से इनकार नहीं किया जा सकता। अब जब बात आती है कि इनके द्वारा यहां पर टनल बना ली गई है, अक्साई चिन वाले क्षेत्र में टनल बना ली गई है, सड़क के किनारे टनल बना ली गई है, तो यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे भारत के द्वारा बंकर। अब बड़ा सवाल यह है, सर लद्दाख के लोगों ने हाल ही में राहुल गांधी जी से कहा है कि पहले बहुत आसानी होती थी, अब चीनी बहुत अंदर तक घुस आए हैं। वो कहानी क्या है? वो यही वाले किलोमीटर्स की कहानी है। ये जो आप देख रहे हैं इस क्षेत्र की, इस समय पर यहां पर बड़ी मात्रा में दोनों ही लोग अपनी अपनी प्रेजेंस जता रहे हैं। चीनी इस क्षेत्र में इसलिए आ रहे हैं कि अगर कहीं यहां पर भारत की सेना पहुंच गई तो ये वाला क्षेत्र जो हम क्लेम करते थे, यहां तक हम लोग नहीं पहुंच पाएंगे। वहीं भारत इस क्षेत्र में इसलिए पहुंच रहा है कि अगर तुम आ गए तो फिर हम नहीं पहुंच पाएंगे। तो यहां पर इन दिनों बहुत ज्यादा चीजें जो हैं वो बनती हुई चली जा रही हैं। स्थिति ये है। बाकी यहां की ज्योग्राफी क्या है वो भी आप समझ लीजिए। ये कोल्ड यानी कि ठंडा मरुस्थल है, यहां पर डेजर्ट है, यहां पर कोई वनस्पति नहीं पैदा होती है। पानी के जो सोर्सेज हैं वो भी खारे पानी के हैं। लेकिन इन क्षेत्रों को अब दोनों देशों ने अपनी अपनी अस्मिता से जोड़ रखा है, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि अब आपको यह बात प्रॉपर तरीके से समझ में आ रही हो। बाकी इसके पीछे का इतिहास क्या है, लंबा चौड़ा इतिहास है इस पूरी कहानी का। कब से शुरू हुआ, कब से कहां शुरू हुआ, ये सारी जानकारी हमने पूरी स्लाइड्स आपके लिए बनाई हैं। वो आपको थोड़ी ही देर में हमारा टेलीग्राम चैनल है
अंकित अवस्थी सर के नाम से वेरीफाइड है और जीके बाय अंकित अवस्थी सर के नाम से है, जिसमें हमने पूरा की पूरा इतिहास इसका आपके लिए तैयार करके दे दिया है। अगर कभी डिटेल में आप इस पर चर्चा चाहेंगे तो हम उस पर डिटेल चर्चा भी करेंगे कि कैसे कभी मुगल शासकों ने लद्दाख तक अपना विस्तार किया, फिर उसके बाद में भारत का 1882 के अंदर तिब्बत और कश्मीर के शासकों के बीच संधि हुई। क्योंकि अगर मैं ये करता ले गया तो ये ऑलरेडी अभी सेशन 34 मिनट का हो चुका है, 1 घंटे का सेशन हो जाएगा। अगर आप चाहेंगे तो इस पर फिर हम डिटेल में कभी सेशन आपके सामने लेकर के आ जाएंगे। फिलहाल के लिए जो बातें मैंने बोलकर सुनाई हैं, ये सारी बातें मैं अब आपको यहां पर लिखित में भी दे रहा हूं। सारा सीक्वेंस जो मैंने कहा है ये आपके लिए यहां पर उपलब्ध है, आप बाकायदा इसे देखें और बाकी अपनी ख्वाहिश क्या है वो कमेंट बॉक्स में बता दें, मैं इसको कभी डिटेल में फिर और कवर कर लूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी समझ में आई हो। बाकी इस विषय पर आपकी क्या राय है, आप कैसे इस विषय को देखते हैं, जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आज के लिए इतना ही। और हां, एक जरूरी जानकारी आप सबके साथ बार बार मैं साझा कर रहा हूं और वो ये है कि आप में से यदि कोई भी साथी हमारी किताबें जो हमने पब्लिश की हैं खुद से, हमारे अपने पब्लिकेशन हाउस से, इंग्लिश मीडियम के लिए हमारे हैंड रिटन नोट्स हैं, असल में ये बुक्स नहीं है, नोट्स हैं, इंग्लिश मीडियम के हैंड रिटन नोट्स हैं और इसमें 4 बड़े सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी आपके लिए प्रॉपर तरीके से तैयार किए गए हैं। यदि आप इन्हें चाहते हैं तो मात्र 1999 में आप इन्हें ऑर्डर कर सकते हैं। कहां ऑर्डर करना होगा? तो ऑर्डर करने के लिए आपको अपनी पाठशाला का एप्लीकेशन उपलब्ध कराया हुआ है, आप वहां जाकर के इसे यूज कर सकते हैं। बाकी कमेंट बॉक्स में हमने आप लोगों के लिए ये जो कोडिंग इन्वेडर है इनका लिंक लगा दिया है, आप जाएं और यहां पर जाकर के अपने लिए जॉब रिलेटेड जो भी आपके अंदर इंक्वायरीज हैं उनको पूरा करें। AII 27 यूज करके कूपन कोड आप यहां पर 27% का डिस्काउंट ले लें। धन्यवाद।